हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपको समझने के लिए बहुत आसान पड़ जाएगी, क्योंकि आपने अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी को पढ़ लिया है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसीजर है, जो उसके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, वो सारे एक जैसे ही हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ है इन दोनों में। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग पेपर को यूज करते हैं एज ए स्टेशनरी फेज, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम एक स्टेशनरी फेज बनाते हैं जिसके लिए हम किसी भी एडसॉर्बेंट को यूज करते हैं एज ए थिन लेयर। अब थिन लेयर को करने के लिए क्या होना होता है बच्चों, हमें एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर हम एक पतली लेयर बनाते हैं किसी एडसॉर्बेंट की, जैसे कि सिलिका या एल्यूमिना एक्सेट्रा। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि बेस बनाने के लिए जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं ग्लास भी यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम भी यूज कर सकते हैं, और समटाइम्स प्लास्टिक भी यूज करते हैं। लेकिन बच्चों जनरली जो यूज करते हैं वो एल्युमिनियम और ग्लास ही यूज करते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो उससे बेटर रिजल्ट नहीं आ सकते, क्योंकि बच्चों रिएक्टिव भी हो जाती है। और तो बेसिकली क्या करना होता है, जो हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ये एक सेपरेशन टेक्निक है, और ये जनरली जो यूज होती है ये फोटो केमिकल रिएक्शंस में इस फील्ड में इसको यूज करते हैं, और बायोकेमिस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कंपोनेंट्स को किसी भी कंपाउंड मिक्सचर में से। जैसे कि हमारे एल्केलॉइड्स होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सेमी क्वांटिटेटिव मेथड है। सेमी क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब ये है, इसमें क्वांटिटी को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मात्रा में हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जो एडवांस टेक्निक है वो है HPTLC। इसका मतलब हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, इसका मतलब इसके रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखें बच्चों, तो क्या होता है इस टेक्निक में जो एफिनिटी होती है, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए क्या होता है बच्चों, एफिनिटी इन्वॉल्व होती है। एफिनिटी का मतलब ये है सेपरेशन हो रहा है, एक हमारे पास मोबाइल फेज है, एक हमारे पास स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज है, तो क्या है, जो मोबाइल फेज के अंदर हमारे जो सोल्यूट पार्टिकल्स है जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है, आइसोलेट करना है, तो क्या होता है स्टेशनरी फेज की तरफ क्या होता है, एफिनिटी इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब इंटरेक्शन होता है उन सोल्यूट पार्टिकल्स का जो कि मोबाइल फेज में प्रेजेंट है। तो जैसे मान लीजिए ये स्टेशनरी फेज है और ये हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स है, तो जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी स्टेशनरी फेज की तरफ, यानी कि एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज इज हायर, तो क्या होगा, उसका जो सेपरेशन होगा बच्चों वो देर से होगा। यानी कि अट्रैक्शन अगर ज्यादा है स्टेशनरी फेज की तरफ, इंटरेक्शन अगर ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे मूव करेगा, जिसकी वजह से वो एलिमेंट क्या होगा, देर से पहुंचेगा। और जिसकी इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है स्टेशनरी फेज की तरफ, एफिनिटी ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, उसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा बच्चों वो जल्दी हो जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के बेस पे, प्रिंसिपल में क्या होता है कि एफिनिटी के बेस पर एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स present in a mobile phase is depends on its interaction. तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बच्चों, उसका मैं आपको एक प्रोसेस बता देती हूँ। प्रोसेस सेम ऐसा ही है जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जैसे हमें बेस चाहिए होता है जिसके ऊपर हम एक लेयर बनाते हैं किसी एडसॉर्बेंट की। मान लीजिए सिलिका जेल है, हमने उसको बेस बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हमें एल्युमिनियम फॉइल भी यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं, और आपका ये ग्लास भी यूज कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक एल्युमिनियम की फॉइल है, एल्युमिनियम है, जिसको एल्युमिनियम की एक प्लेट है जिसको हमने एक बेस यूज किया, तो हम क्या करते हैं, सिलिका जो है उसको हम उसका एक पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद हम इसके ऊपर उसको लेप करते हैं, और एक विद द हेल्प ऑफ रोलर, जैसे रोलर से हम इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, हमारी एक लेयर बन जाती है फॉइल उसके एल्युमिनियम प्लेट्स के ऊपर, कुछ इस तरह से वो हमें दिखाई देती है। अब जैसे हमारे पास ये
एक हमारे जो प्लेट्स है वो उस पे कोटिंग हो रही है किसकी, एक सिलिका जेल की या किसी एल्यूमिनियम की या किसी एडजॉर्बेंट की। तो जब हमारे पास इस तरह की लेयर बन जाएगी तो अब ये हमारी स्टेशनरी फेज की तरह काम करेगी। फिर इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, एक यहाँ पर लगभग 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं और लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल है उसकी हम यहाँ पर स्पॉटिंग करते हैं। स्पॉटिंग के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, 2 जगह, एक यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसकी स्पॉटिंग करते हैं, जिससे कि जो रन करेगा स्पॉट तो वो क्या होगा, वो बाहर ना चला जाए हमारी स्टेशनरी फेज से, इसलिए हम इसको सेंटर में ही करना होता है। अब जैसे हम फिर हमारे यहाँ पर सेंटर में करने के बाद क्या हुआ बच्चों, हम इसको थोड़ा सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद जैसे हमारे पास मोबाइल फेज होती है, मोबाइल फेज के लिए मान लीजिए ये हमारी एक मोबाइल फेज है जो कि एक ग्लास टैंक है और उसमें हम इसको ऐसे डिप कर देते हैं जैसे कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने इसको डिप किया था। अब डिप करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम कवर अप करते हैं। कवर करने के बाद बच्चों हम इसको रख देते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। जब हमने इसको रख दिया, रखने के बाद जो हमारा टाइम है, टाइम होने के बाद क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो स्पॉट है वो इस तरह से हमारे पास स्पॉटिंग आ जाती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से स्पॉटिंग आ जाती है, इस तरह से रिजल्ट आ जाते हैं। आपने बच्चों यहाँ पे स्पॉटिंग जो की थी, जब आपने रखा था तो यहाँ पर स्पॉटिंग की थी, जब आपके रिजल्ट आए तो इस तरह से आते। इस तरह का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 3 तरह के स्पॉट नजर आते हैं और जब आपके 3 तरह से के स्पॉट नजर आते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट है जिनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आरएफ फैक्टर निकालते हैं। आरएफ फैक्टर आपको अच्छे से आता है निकालना। आरएफ फैक्टर क्या होता है, मान लीजिए आपका सॉल्वेंट यहाँ तक ट्रेवल किया, तो यहाँ तक जब आपने आपका सॉल्वेंट यहाँ तक ट्रेवल किया तो इस दूरी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर मार्क लगा लेते हैं। मार्क लगाने के बाद इस दूरी को नाप लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग नाप लेते हैं। इसके बाद हम इस डिस्टेंस को नापते हैं, फिर इस डिस्टेंस को नापते हैं और इस डिस्टेंस को नापते हैं। सभी के डिस्टेंस को हम नाप लेते हैं। नापने के बाद बच्चों आरएफ फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट A है, ये कंपोनेंट B है, ये कंपोनेंट C है। जिसका भी आपको आरएफ वैल्यू निकालना होता है, आरएफ वैल्यू का मतलब होता है रिटार्डेड फैक्टर, तो जिसका भी रिटार्डेड फैक्टर आपको निकालना होता है तो बच्चों उसमें क्या करते हैं, जो दूरी जिस कंपोनेंट की होती है वो, यानी कि मान लीजिए A का निकालना है तो RF A इज इक्वल टू A अपॉन टोटल डिस्टेंस, यानी कि मान लीजिए हम इसको टोटल डिस्टेंस को L मान लेते हैं, डिवाइड बाय L। तो जो RF वैल्यू ऑफ A यानी कि रिटार्डेड फैक्टर ऑफ कंपोनेंट A आएगा तो वो आएगा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टू द अप टू द कंपोनेंट A एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ तक जहां तक आपने आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसके अलावा बच्चों जैसे मान लीजिए आपको RFB निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट से यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस है B पॉइंट तक, B डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट L। तो दिस इज द रिटार्डेड फैक्टर ऑफ कंपोनेंट B। सिमिलरली क्या करेंगे बच्चों, जैसे C होता है, C का करेंगे तो RF C इज इक्वल टू C डिवाइड बाय L। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, इनके सभी के आरएफ फैक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आपको ये करने के बाद इस तरह से हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को करेंगे। करने के बाद क्या करते हैं, आरएफ फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही थी ये जो टेक्निक है बच्चों बहुत ज्यादा सिमिलर है किसके जैसा, जैसे कि हमने ये आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था। अब बच्चों इसमें भी वही चीज चाहिए होती है, एक टीएलसी प्लेट चाहिए होती है। प्लेट कैसे बनानी है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हमें टीएलसी चैम्बर होता है, वो किस किस चीज का बना होता है ये हम अपनी लास्ट क्रोमेटोग्राफी में भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। मोबाइल फेज होती है, इसमें मोबाइल फेज में हम क्या करते हैं बच्चों, हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब हम मोबाइल फेज यूज करेंगे तो हमें हमेशा
ऐसा मोबाइल फेज यूज करनी पड़ेगी जो कि या तो स्टेशनरी फेज अगर पोलर होगी तो मोबाइल फेज हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट की यूज करनी पड़ेगी। और अगर हमारी मोबाइल स्टेशनरी फेज नॉन पोलर से बनाई गई होगी तो हमें मोबाइल फेज को पोलर सॉल्वेंट ही यूज करना पड़ेगा। तो हमें एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट चीजें यूज करनी पड़ती हैं इस क्रोमेटोग्राफी को करने के लिए। इसके अलावा बच्चों प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। और अब देखिए बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है, बहुत शॉर्ट टाइम में इसका डेवलपिंग टाइम है, बहुत जल्दी इसका स्पॉट आ जाता है। इसकी हेल्प से विजुअलाइजिंग और सेपरेशन कंपाउंड बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी अलग कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम आइसोलेशन कर सकते हैं, चीजों को अलग अलग कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में। और इसकी हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड्स की प्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं। ये चीपर टेक्निक है बच्चों। तो ये है हमारी एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एंड अनदर थिंग इज दैट कि इसकी कुछ यूजेस, कुछ और एप्लीकेशन है बच्चों। जैसे कि क्या होता है कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसके लिए ये क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए भी यूज होते हैं, जो कि प्लांट से क्या होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, आर नेचुरली प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, जैसे कि विच आर नॉट अर्लीस्ट इम्पोर्टेंट टू द प्लांट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनका आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं जो कि प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होते, लेकिन हम उनको यूजफुल बना सकते हैं। अब जैसे कि कुछ एमिनो एसिड्स का हम इनसे टीएलसी की हेल्प से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, फोस्फोलिपिड्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और बच्चों फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड जो कॉस्मेटिक्स है उसमें भी टीएलसी को यूज कर सकते हैं। क्लिनिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में भी क्लिनिकल का बहुत बड़ा रोल बनता है। एंड फूड इंडस्ट्री में भी, फूड एनालिसिस में भी हम ये टीएलसी का यूज करते हैं। टीएलसी ऑल्सो यूज फॉर द हैवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हैवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए भी टीएलसी यूज की जाती है। अब इसके अलावा जो एरोमेटिक एमीन्स हैं उनके सेपरेशन के लिए भी बच्चों टीएलसी का यूज होता है। तो ये तो बच्चों हमारा जो लेक्चर था टीएलसी के बारे में। तो फाइनली हमें पता चल गया कि टीएलसी क्या होती है, टीएलसी का क्या प्रिंसिपल है, वो किसकी बेस पर है, टीएलसी की क्या एप्लीकेशन है, टीएलसी के क्या एडवांटेजेस हैं, इन सब के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया बच्चों। और बाकी जो इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एंड तो आप अच्छे से पढ़ लें। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों, क्रोमेटोग्राफी में एक चीज होती है टीएलसी क्रोमेटोग्राफी एंड आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी को बहुत अच्छे से कर लिया है तो टीएलसी क्रोमेटोग्राफी में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम नहीं यूज होगा। इसके लिए बस आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा पेपर क्रोमेटोग्राफी और टीएलसी का भी। टीएलसी का बस डिफरेंस कहाँ रहेगा, जो स्टेशनरी फेज आप बनाएंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में, पेपर को एज ए स्टेशनरी फेज लेंगे, जबकि टीएलसी में क्या करेंगे, एक थिन लेयर बनाएंगे किसी सिलिका जेल की या एल्यूमिना की, यानी कि किसी एडजॉर्बेंट की। उसको बनाएंगे हम, एक उस लेयर को बनाएंगे। लेयर के बनाने के लिए हमें एक बेस चाहिए। बेस हम यूज करते जनरली ग्लास और एल्यूमिनियम। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर हुआ है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका जो रहेगा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और उसका उसके बेस पर आई होप ये एल्युमिनियम और आयरन का सेपरेशन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।